वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सस्ती बिजली आवाम के लिए ख्वाब बन गई। आईपीपीज को हर साल अरबों रुपए की अदायगियां, जबकि सोलर टेक्नोलॉजी के फरोग की राह में भी बड़ी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तवानाई के बहरान और हुकूमती पॉलिसियों पर सेनेट में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। इस अहम इशू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अब्दुल कादिर। इसके अलावा पार्लियामेंट में हंगामा, हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने आ गए। सेनेट में आबिद शेर अली की धुआंधार तकरीर, पीटीआई की खवातीन सेनेटर्स के साथ तल्ख जुमलों का तबादला, वुज़रा की अदम शिरकत पर शदीद एतराज़ात। कौमी असम्बली में भी वफाकी वजीर राना तनवीर और आतिफ खान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। स्पीकर को बार बार मुदाखलत करनी पड़ गई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई और सियासी माहौल पर भी तफसीली बात करेंगे। और मोबाइल टावर्स का मुतनाज़े बिल, शहरियों के हुकूक खतरे में पड़ गए। आईटी वजारत की बिल के जरिए टेलीकॉम सेक्टर को बड़े इख्तियारात की मुंतकिली की कोशिश। पीपल्स पार्टी की सेनेटर्स रुकावट बन गए। वजीर आईटी की तरफ से पेश किया गया बिल मुतनाज़ हो गया। सेनेट कमेटी में अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मंजूरी मुश्किल हो गई। रुकावट डालने वाले शहरियों को 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। इस मुतनाज़े कानून और इसके मुमकिन असरात पर फॉलो अप स्टोरी भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बजट सेशन जो है वो जारी है पार्लियामेंट के, सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी। और आज जो है सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने जो है वो बात की कि इस वक्त तवानाई का जो बहरान है और इसके हवाले से हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं, स्पेशली आईपीपीज़ को लेकर और कैपेसिटी पेमेंट्स को लेकर। उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। कादिर साहब, बड़ा अहम इशू जो है वो आपने उठाया आज सेनेट में के तवानाई के बहरान के हवाले से, और इस हवाले से जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, और एक अरसे से हम देख रहे हैं पॉलिसी बनती है, फिर वो थोड़े अरसे बाद ख्याल आता है कि ये तो हमसे गलती हो गई, फिर उसको रिवर्स किया जाता है, लेकिन इस दौरान जो नुकसान होता है वो आवाम का होता है। आपने भी बड़े अहम पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर उठाए हैं। प्लीज़ उसकी कुछ डिटेल्स जो है वो हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे नजदीक सबसे पहले तो ये आईपीपीज पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। और मैंने आज अपनी तकरीर में भी बताया कि इस साल हम उनको 1800 अरब रुपए देंगे, 1800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस में। अगले साल 1900 अरब रुपए देंगे और उससे अगले साल 2000 अरब रुपए देंगे। जबकि जो हाइड्रो पावर के हमारे मंसूबे चल रहे हैं, जहां से 1000 मेगावाट या 1200 मेगावाट या 1500 मेगावाट पैदा होना है या इससे भी ज्यादा पैदा होना है, उनके लिए हमने 10-10 अरब रुपए की एलोकेशन की है सालाना। तो ये आईपीपीज जो है ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान का हर गवर्नमेंट को बुलडोज करते हैं और ये हर गवर्नमेंट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्क ये है, इनके पास इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, इनके पास वो लोग हैं जो एक घंटे के 1000 2,000 डॉलर लेते हैं। वो ऐसे किस्म के टेबल और ऐसे किस्म के एनालिसिस और रिसर्च बना के लाते हैं जो हमारे बाबुओं के पास नहीं है। बाबुओं के पास कैसे हो सकते हैं कि मैंने ये कहा कि आपने पिछले 10 साल में 5 से 7 फेडरल सेक्रेटरी अपने चेंज कर दिए हैं पावर के। पावर का जो साइकिल है, जो टर्नओवर है, वो 3 से 4 हजार अरब का सालाना है। आप मुझे बताएं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिजनेस हो जिसका 3 से 4 हजार अरब का सालाना टर्नओवर हो, उसके मालिक को आप हर साल चेंज कर दें या 1.5 साल बाद, तो वो फैक्ट्री या वो बिजनेस या वो कारपोरेट अदारा चल सकेगा? बिल्कुल इसी तरह ये पावर आपकी नहीं चल सकती, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपकी नहीं चल सकती। मेरी प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपके 1800 अरब कैपेसिटी चार्जेस हैं, आप अनाउंस करें कि हम 180 अरब देंगे उस टीम को जो हमें कैपेसिटी चार्जेस या 10% देंगे, नीचे ला के देखें आपके पास कैसे कंसल्टेंट आते हैं, कैसे सोल्यूशन आते हैं। इसके अलावा मैंने एग्जांपल दी कि ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट 90% कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लेटेड हैं, एग्जैजरेटेड और फर्स्ट फिगर्स पे लगे हुए हैं। लोगों ने अपनी इक्विटी इसमें नहीं लगाई, लोगों ने अपनी इक्विटी निकालने के लिए लोगों ने इसको इन्फ्लेट किया, इनकी ओवर इन्वेस्ट किया। तो अगर
इनको जैसे कारके में आपको याद होगा कि इरफान रामे साहब एक ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कारके पावर प्लांट में $6 अरब का अवार्ड हार चुका था इंटरनेशनल कोर्ट में, लेकिन जब उन्होंने इनके बेसिस को चेक किया, कॉन्ट्रैक्ट की, और साबित कर दिया कि उसमें करप्शन है, तो आप यकीन करें कि कारकी ने वो केस भी वापस ले लिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जीरो पे छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान ने अपना फ्यूचर सेव करना है, अदरवाइज ये पैसे ले लेके आपको डुबो देंगे। देखें, आपकी इस महंगी बिजली की वजह से ना सिर्फ अवाम, ना सिर्फ लोग तबाह है, आपकी इंडस्ट्री तबाह है, आपकी एक्सपोर्ट तबाह है, आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है, आप दिन ब दिन कर्जों में दब रहे हैं। आप पिछले 30 सालों में हमने 9-9 हजार अरब हर साल कर्जा लिया है। सिर्फ पाकिस्तान ने 9-9 हजार अरब रुपए लेके एक साल अपना गुजारा किया है। आप पिछले 3-4 साल में 40,000 अरब रुपए कर्जा पाकिस्तान का इंक्रीज किया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को 24 में से 25 घंटे अगर काम करना होगा 2 चीजों के लिए, एक आपकी पावर के लिए, बिजली के लिए, और एक आपकी जो टैक्स चोरी है, जो स्मगलिंग है, जो आपकी एफबीआर के नीचे लेवल पे जो स्मगलिंग है, जो चोरी है, जो करप्शन है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने टैक्स रेट को 60% तक पहुंचा दिया। आपसे टारगेट पूरे नहीं होते, इसलिए आपने टैक्स रेट को इतना बढ़ाया कि आपके 80% लोग तो टैक्स चोरी कर रहे हैं, आपके 80% लोग तो उसको डॉज कर रहे हैं, स्मगलिंग। कादर भाई, आज आपने जो सेनेट में बजट पे तकरीर की है, मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था, मस्त से यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जिन्होंने बड़ी तैयारी के साथ बड़ी खूबसूरत तकरीर की, और इट वाज वेरी मीनिंगफुल। दैट्स द रीजन वी रिक्वेस्टेड यू कि आप हमारे शो में, ताकि आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जो आईपीपीज का आपने जो आईपीपी रिलेटेड आपने इंकशाफात किए हैं, और बिल्कुल ठीक किए हैं, मैं भी इनको बहुत बड़े अरसे से हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम देख ये रहे हैं कि इसमें तो हुक्मरान जमात के अपने आईपीपीज हैं, उनके बच्चों के हैं सर। जब मुल्क के जो चला रहे हैं, वजीर हूँ, वजीर आजम हूँ, या ऊपर बैठे कुछ और लोग हूँ, उनके बच्चे ही आईपीपी चला रहे हैं, जिनकी आपने भी बात की है कि इक्विटी उन्होंने अपनी नहीं डाली, बैंकों को दिखा के इन्फ्लेटेड किस्म के रेट लिए, टैरिफ उन्होंने ज्यादा लिया, मिलियंस ऑफ डॉलर के उन्होंने वहां पे खांचे खोले, और जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उस वक्त फैसिलिटेट किया था, वो एक यहाँ वजीर लगा बैठा है, दूसरे पिछले उस निगरान दौर में उनको वजीर लगा दिया था ब्यूरोक्रेट्स को। तो जब हुकूमत खुद बिजनेस कर रही है, उनके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं लोगों के साथ, अवाम के साथ, और ये 1800 अरब जो आप बता रहे हैं, जो कि ठीक है, ये मोस्टली उन्हीं की जेबों में जाना है, तो वो आपकी मेरी किसी अवाम की बात क्यों सुनेंगे सर? इट्स अ बिजनेस फॉर देम। देखिए रऊफ भाई, हमने चूज करना होगा कि मुल्क या पेट, मुल्क या बिजनेस होगा। जब आप मुझे बताएं कि इस साल आप पूरे साल में पूरा मुल्क 19,000 अरब रुपए इकट्ठे करेगा और 8,200 अरब रुपए सिर्फ सूद अदा करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं अदा करेगा। आज आप 8,200 अदा कर रहे हैं, कल आप 9,200 अदा कर रहे होंगे। आप 50% ऑफ द बजट तो आप वहां पे अदा कर देते हैं, 8,200 आप सूबों को दे देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये मुल्क जब चलेगा ही नहीं तो क्या ये आईपीपी होंगे, या इस मुल्क के अंदर मुल्क जो अपने पेट में तो बाद में डालेंगे, जब वो एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम होगा, जब आप वायबल नहीं रहेंगे। तो हमने चूज करना है, चाहे वो किसी का भी हो। देखें, आप 67% ऑफ द यूनिट कास्ट जो है वो आईपीपीज और टैक्सेस और ये आपसे लेके जा रहे हैं। आप 33% जो है आपकी फ्यूल और एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। और हम ये बार बार कहते हैं कि आप अंदाजा लगाएं इन आईपीपीज के पावरफुल होने का, कि इन्होंने पूरे की पूरी सोलर पॉलिसी को उल्टा करके रख दिया। जी नाज़रीन, अब्दुल कादिर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बात कर रहे हैं तवानाई बहरान के हवाले से, और इसकी हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या कर रही है, और किस तरह से जो है वो जान छुड़ाएगी आईपीपी से, और कैपेसिटी पेमेंट्स जो इतना एक बड़ा मसला है मुल्क का, उस हवाले से कादिर साहब हमारे साथ रहेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जंग इसलिए लड़ते हैं अवैस लगारी साहब, नाम ले लेते हैं, क्योंकि जब वजीर आजम के बेटे के आईपीपीज हैं, उनके यहाँ पे आपको याद सैफुर रहमान साहब जो रिश्तेदार थे, साबिक समधी हैं, उनके आईपीपीज हैं, तो उनके अपने यारों दोस्तों को हैं, फ्रेंड बहनों को हैं, तो हुकूमत तो लड़ेगी, वो सोलराइजेशन क्यों होने देगी? उनका तो वाली बात, उनका तो पेट पे लात लग रही है। जो मैं बात कह रहा था, आप इसलिए बात कर लेते हैं, थैंक यू वेरी मच, और तो कोई बोलते ही नहीं है,
क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है कि आपको पार्टी पॉलिसी नहीं फॉलो करनी पड़ती, दैट्स द रीजन यू स्पीक इट अप। दूसरे तो नहीं बोलते। तो ये तो वजीर आजम के बच्चों के हैं, तो वजीर साहब तो डिफेंड करेंगे सर, ही हैज टू। देखिए सिर्फ ये उनके नहीं है, आईपीपी सारे नोन हैं किन लोगों के हैं। और आईपी देखिए माफिया जो है ना वो माफिया होता है। पाकिस्तान में आईपीपी माफिया है, पाकिस्तान में ये ऑटो इंडस्ट्री एक माफिया है, पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री एक माफिया है, पाकिस्तान में वीट स्कैंडल एक माफिया है। ये माफियाज जब चलते हैं इसके अंदर इतना पैसा इन्वॉल्व होता है। मैंने इनडिस्क्रिमिनेट होके बताया है, चाहे मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपीपी की गवर्नमेंट हो, चाहे पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट हो, ये माफियाज सबको बुलडोज करते हैं। लेकिन वक्त आ गया है कि हमने अपने मुल्क के लिए पहले सोचना। अच्छा कादिर भाई ये बताइएगा, आपने आज अपनी तकरीर में इंकशाफ किया कि पिछले अरसे में कुछ 6-7 सेक्रेटरीज हैं इसके ये वाटर एंड पावर के या एनर्जी के, उनको चेंज किया गया। क्या वजह बनती है, क्यों चेंज करने की जरूरत पेश है? कम से कम 3 साल तो रखना चाहिए किसी फेडरल सेक्रेटरीज को, आपके ख्याल में? क्योंकि आप कमेटीज के मेंबर हैं, बड़े अहम कमेटी में बैठते हैं आप। जो फेलियर की जो वजह है ना, हमारी फेलियर की जो ये इकोनॉमिक फेलियर की वन ऑफ द बेसिक रीजन ये है कि हम अप्रोप्रिएट लोग अप्रोप्रिएट जगह पे नहीं लगाते। हम एक दिन सेक्रेटरी साहब को फाइनेंस में लगाते हैं, एक दिन हम पावर में लगाते हैं, एक दिन इंडस्ट्री में लगाते हैं, एक दिन कॉमर्स में लगाते हैं, एक दिन हेल्थ में लगाते हैं। आप मुझे बताएं कि कोई आदमी अगर न्यूटन भी होगा तो 1 साल में वो उस कॉम्प्लेक्स निजाम को समझेगा जहां पे 2000 अरब की सालाना नेगेटिव कैश फ्लो हो, जहां साल का 4 या 5000 अरब रुपए का टर्नओवर हो। मैं अगेन ये कहता हूं कि कामयाब से कामयाब बिजनेस जो चल रहा है, अगर उसके मालिक को, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को हर साल 1.5 के बाद अगर आप चेंज कर देंगे, उसके अरबाब इख्तियार, नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों चेंज करते हैं कादर भाई, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं, कमेटीज में भी हैं, सेनेट में भी हैं, पावर को समझते हैं आप, ये क्यों चेंज हो जाता है सेक्रेटरी आफ्टर फ्यू मंथ्स, व्हाई? देखें, ट्रांसफर पोस्टिंग तो हमारी ऑफिसर्स का और ये जो ब्यूरोक्रेटिक निजाम है ये इसका एक हिस्सा है। और ये पाकिस्तान में आपने देखा कि हर साल के बाद एक दफा ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट बनती है, उसमें कोई किसी को पसंद होता है, कोई किसी को पसंद नहीं होता है, कोई उसके अंदर कंप्लायंट होता है, कोई नहीं होता है, कोई एफिशिएंट होता है, कोई इन डिफरेंट रीजन से आप चेंज करते हैं। लेकिन हमने देखें एहसन इकबाल साहब की कमेटी बनी है, इससे पहले वो शहजाद साहब एक होते थे, उनकी कमेटी बनी। ब्यूरोक्रेसी को अगर आप इंप्रूव नहीं करेंगे, पार्लियामेंट्री निजाम को अगर आप इफेक्टिव नहीं करेंगे, अगर हमारी हुकूमतें ये जो कादर भाई आप कमेटीज में बैठते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, फाइनेंस कमेटी जैसे वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जिसका मेंबर है, बड़ा एक्टिवली आप उस पर पार्टिसिपेट भी करते हैं। आप कैसे रेट करते हैं ब्यूरोक्रेसी को? आपके सामने आते हैं, बैठते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी इंटेलेक्ट, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी गुफ्तगू, नॉलेज, आप कैसे व्यू करते हैं कि आप कि इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं फेडरल ब्यूरोक्रेसी में जो आपका ख्याल है कॉम्पिटेंट हैं, मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं और जितने चैलेंजेस आप बता रहे हैं इनसे मैं निकाल सकते हैं? आपकी रीडिंग क्या है सर इन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में? रऊफ क्लासरा साहब, मैं आई विल बी वेरी कैंडिड। देखें, इनका वे ऑफ वर्किंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मैं अगेन ये कहता हूं कि आप 3 लाख से 6 लाख या 10 लाख रुपए एक फेडरल सेक्रेटरी को देते हैं, एक चेयरमैन को देते हैं, आप उनके सामने फैसले रखते हैं फॉर दैट मैटर 2000 अरब रुपए के साल के, 1500 अरब रुपए के साल के। उसके बाद आप उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं देते, उसके बाद उसकी कोई कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर पोस्ट नहीं है, उसका विजडम या उसका इंस्टीट्यूशनल नॉलेज नहीं है, उसने उस महकमे में, पावर में, हेल्थ में, कॉमर्स में, एजुकेशन में सारी जिंदगी पोस्टिंग ही नहीं की है। तो आप मुझे बताएं कि कैसे वो परफॉर्म करेगा? देखिए, एक चीज है हाई आईक्यू होना, एक चीज है इंटेग्रिटी अच्छी होना, एक चीज है कि आप रऊफ क्लासरा साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कल कहूं कि मेरा जहाज आप चलाएं या मेरी गाड़ी आप चलाएं और आपको ड्राइविंग ना आती हो तो आप तो एक्सीडेंट करेंगे।
आप तो जहाज को क्रैश कर देंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि जी मुझे फलाना सेक्रेटरी बहुत पसंद है, बहुत ईमानदार है, उसकी इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है, तो वो कल मेरा जहाज कल वो चलाएगा, तो आप समझें कि वो तो जहाज ने तो क्रैश होना है। इसमें आप कहें वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट अच्छा, लेकिन कल हमने देखा, कल आप भी मेरा ख्याल इजलास में थे, जो मसला चल रहा था इनका फैसल वाडा साहब का मिनिस्ट्रीज के साथ, कॉमर्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, कल हमने देखे 3 मिनिस्ट्रीज हैं, 3 फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनके, आपने भी उसके मेंबर हैं, जो ऑटो पॉलिसी पे आया, इंपोर्ट पे आया और बड़े इल्जामात लगे, बड़े सीरियस किस्म के जो लगाए, 125 अरब जो है उनकी नलायकी की वजह से, इनकम्पिटेंसी, या उन्होंने कुछ 4 यहाँ पे मतलब माफियाज के लोग थे, उनको उन्होंने टेलर मेड किस्म की पॉलिसी बने इंडस्ट्रीज पे जो इल्जामात लग रहे थे। मैंने कहा था, मैंने कहा जी ये टेलर मेड आपने कहा पॉलिसी और ये, हाँ मैंने ही कहा। अच्छा, उसी पे सर, उसी पे कादर भाई, उसी पे मैं पूछना चाह रहा हूं, आपके सामने सब कुछ हुआ है, 2 दिन मैं भी आता रहूं, हमारे सामने हुआ, आपने नोट किया था 4 मिनिस्ट्रीज हैं, 4 फेडरल सेक्रेटरीज हैं, चारों का एक ही बात पे, एक ईसीसी कैबिनेट के फैसले पे उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट फैसले हुए हैं। 4 बैठे हुए हैं जो इकट्ठे हैं, कुलीग हैं और बराबर के लोग हैं। तो जब आपके 4 फेडरल सेक्रेटरीज बैठ के एक पॉलिसी पे भी कोई इत्तेफाक नहीं कर सकते कि गलत है या ठीक है, और मुल्क को 125 अरब रुपए का नुकसान हो जाए, तो फिर किसको ब्लेम करेंगे सर? ये 4 कल की बात है, आप मौजूद थे, आपने बहुत सारी तकरीर की है सर। आपको लासरा साहब, मैं आपको यही कह रहा हूं, दिस इज द स्पेसिफिक एंड क्लासिक एग्जांपल ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी। अभी कोई भी ब्यूरोक्रेट इनमें कोई कम इंटेलिजेंट नहीं है, इनमें कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई खुदा न खास्ता चाहे वो जवाद पॉल साहब थे या सैफ अंजुम साहब थे, कोई खुदा न खास्ता उनकी रेपुटेशन में मसला नहीं है, लेकिन उनके गोल्स में और चीजों को अंडरस्टैंड करने में, और जो कल्चर हमने डेवलप कर दिया है कि उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है जब वो फैसला करते हैं। नहीं कादर भाई, इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं कादर भाई, ड्यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। जब फैसला कर रहे हैं, 4 फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, और उसकी क्लासिक एग्जांपल है ना, ये देखिए क्लासिक एग्जांपल है कि एक चीज का फैसला ईसीसी में हुआ और उनमें से हर बंदा उसका अलग फैसले इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और मेन गेम उसमें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने की। देखिए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने पिछले 20-25 साल में, मैंने आपको बताया ऑटो माफिया है, उन्होंने गाड़ियों को टैरिफ से प्रोटेक्ट किया, इंपोर्टेड गाड़ियों को नहीं आने दी, और जो लोकल गाड़ियां हैं वो उनको, टोयोटा को, सुजुकी को, होंडा को, इनको प्रोटेक्ट किया। इनकी डिलीशन पॉलिसी पे कोई काम नहीं हुआ। आज भी सीकेडी आती हैं, आज भी डॉलर बाहर जाता है, अरबों रुपए, 700, 800, 1000 अरब रुपए की सेल हुई। बैंकों को कहा कि उन्हीं को लोन दो, बैंकों ने इंडस्ट्री को लोन देने की बजाय ऑटो को लोन दिया, क्योंकि जो गाड़ियां बना रहे हैं उन्हीं के बैंक हैं। तो ये पाकिस्तान में माफियाइज्म है सर, पाकिस्तान में माफियाइज्म है। माफिया अपना सिस्टम रन करता है, कानून उसके मुताबिक बनाता है, रिपोर्ट्स उसके मुताबिक बनाता है, उसके मुताबिक उसके फेवर में रिसर्च कराता है, और वो पॉलिसीज पेश होती हैं और पास होती हैं। आप राव भाई मुझसे बेहतर जानते हैं कि 10 दफा आपने वीट क्राइसिस देखा होगा, वीट एक्सपोर्ट हो जाती है। 10 दफा आपने शुगर क्राइसिस देखा होगा, फिर शुगर एक्सपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल। आपने क्या अभी 2 साल पहले वीट क्राइसिस नहीं देखा कि जी अभी हुकूमत आज के बाद वीट नहीं खरीदेगी? जी मतलब हमारे मुल्क में। बहुत शुक्रिया ये कादर भाई, आपसे बहुत सारी बातें होने वाली। अगले हफ्ते आपको फिर हम जो कर्जे लोन के लिए जो 8000 अरब सूद दिया जा रहा है, इस पे हमने बात करनी है। आज टाइम नहीं रहा, तो अगले हफ्ते टाइम निकालेगा। आपसे बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आई एम ग्लैड कि आप बगैर इफ्स एंड बट्स के, अगर मगर के बात करते हैं, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, हमें इस बात की खुशी है। और आप अच्छा बोलते हैं, अच्छी तकरीर भी करते हैं, और अपने फैक्ट्स और ये डाटा के साथ जाते हैं। मैं कमेटीज में भी देखा है, आपको हाउस के अंदर भी देखे तकरीरें करते। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अब्दुल कादिर साहब जो है हमारे साथ मौजूद थे और हाईलाइट कर रहे थे जो उन्होंने सेनेट के इजलास में भी किया, तवानाई बहरान के हवाले से, और इस हवाले से हुकूमती पॉलिसीज जो है, जो ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कि हर दफ़ा बनती हैं, फिर चेंज हो जाती हैं, और बहुत एडॉक बेसिस पर जो है बनाई जाती हैं, और इन द एंड इसका नुकसान जो है वो आवाम को ही उठाना पड़ता है। उस हवाले से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कादिर साहब ने हाईलाइट की। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। आजकल जो है वो पार्लियामेंट के सेशंस जारी हैं, सेनेट का भी, कौमी असेंबली का भी, और काफ़ी धुआंधार जो है वहाँ पे तकरीरें हो रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन भी आमने सामने नज़र आ रही है, हंगामा राई हो रही है। सेनेट में आबिद शेर अली की भी धुआंधार तकरीर थी, फिर पीटीआई की खवातीन सेनेटर्स से भी काफ़ी तल्ख कलामी जो है वो देखी गई, उसका भी तबादला हुआ। क्या हुआ वहाँ पे, क्लासर साहब से जो है वो कुछ डिटेल्स जानते हैं। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर ने भी जो है वो कोई मुज़ाकरात की दावत को, जो उन्होंने कहा है, बहुत पॉजिटिवली लिया है, और ये बातें भी जो है वो शायद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी जो है वो कोई दावत दी गई है कि बैठें, आए, बात करें। और जब ये डील हुई ईरान अमेरिका वाली, तो इस पे एक्चुअली मुबारकबाद देते हुए क्लासर साहब, गौहर साहब ने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर भी जो है वो कुछ मफाहमत, कुछ डील जो है, कुछ पीस जो है वो होना चाहिए। जी बिल्कुल, आजकल आपको पता है बजट सेशन चल रहे हैं, और बड़े तो अच्छी चीज ये है कि मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो वहां पर आपको नजर आते हैं, अरकान असेंबली होते, कम से कम कोरम रहते, बल्कि जो कोरम का तो जो आके मसला पैदा किए रखते थे ना, उससे उन्होंने जान छुड़ा ली स्पीकर साहब ने और कौम और जान छुड़ा ली। वो अफरीदी साहब, इकबाल अफरीदी साहब थे, जो काउंटिंग ही करते रहते थे कि जनाब आपका कोरम पूरा है या कोरम नहीं है पूरा। तो हुकूमत ने, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ उसमें मक्कू ठप देना, उन्होंने उन बेचारों का, उनका अफरीदी साहब को मक्कू ठप दिया है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने उनको पूरे सेशन के लिए उनको मुअत्तल कर दिया कि आप सेशन में आ नहीं सकते। वजह ये बताई कि इन्होंने किसी सिपाही को, बेचारे को थप्पड़ मारा था, कोई सरीने का कबीर, फिर आपकी यहाँ पे आके असेंबली में कोई लोगों को उन्होंने, स्टाफ वगैरह जो था उनको थ्रेट वगैरह मिसबिहेव किया। अब ये 2-3 महीने पहले की बात है। अचानक उनको पिछले हफ्ते याद आ गया, ओहो इकबाल अफरीदी साहब तो वही हैं जिन्होंने मिसबिहेव किया था, वो इन्होंने थप्पड़ मारा था, हमें पता है, हमें याद नहीं रहा। तो उन्होंने जनाब खड़े होके साहब से उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा के तो उनको वो कर दिया जनाब के इनको पूरे हाउस के लिए, हाउस नहीं बजट सेशन के लिए सस्पेंड किया। वजह क्या थी कि कोरम का वो मसला ना पॉइंट आउट करें, मतलब अपना कोरम पूरा नहीं करना। 340 लोगों में से 84 लोग नहीं आते हाउस में, उस पर तवज्जो नहीं थी कि जो नहीं आ रहे उनको सस्पेंड कर देना, कि जो हाउस में नहीं आ रहे 5 दिनों से 4 सेशन में 2 सेशन में उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको पर्क्स प्रिविलेज जो है तनख्वाह नहीं मिलेगी, उन पे नहीं गए। अफरीदी साहब पे गए। अफरीदी साहब ने भी ऑफ कोर्स अफरीदी साहब ने भी ज्यादती की थी, नहीं करनी चाहिए स्टाफ के साथ या किसी सिपाही के साथ, को थप्पड़े नहीं होना चाहिए। आपका एक स्टेटस है, पार्लियामेंटियन है, बड़े आदमी है। लेकिन वजह, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वजह ये नहीं थी, वजह कोरम की थी। अब क्या अच्छा पॉइंट आउट किया है कि बात भी पुरानी थी, ये 1.5-2 महीने पहले की बात है, उसके बाद भी सेशन हुआ है ना। आपने उस वक्त तो कहते रेस्ट्रेंट दिखाई, आपने रेस्ट्रेंट नहीं, ही हैड बिकम, वो कहते ना पेन इन द नेक। वो उन स्पीकर साहब के लिए भी, रूलिंग पार्टी के लिए भी एक्सपर्ट हो गए थे, वो एक्सपर्ट हो गए थे कोरम के, और रोजाना वो बात कहते थे दिन में 2-3 दफा, और वो पूरा नहीं होता था, सामने कभी पूरा होता था। तो उन्होंने कहा जान ही छोड़ा, खैर वो छूट गई। अब क्या हुआ, आज देखे कोरम की जान जो छूटी है। इस पे आते हैं जो आपने शहबाज शरीफ वाली बात की। आज ये बात, चलो पहले तो फरीदी साहब कहते थे ना, आज मैं वहां मौजूद था, पहले मैं सेनेट में भी गया, वहां तकरीरें सुनी है, और फिर इसके बाद मैं कौमी असेंबली में भी सुनी है। अच्छा। अब ये मेरा आंखों देखा हाल है, ये नहीं है कि मैंने कोई आपसे सुना हो, मुझे किसी ने बताया हो, तो मैं कोई मतलब थर्ड सोर्स नो। आबिद शेर अली साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है वहां पे, उन्होंने अच्छी खासी, मैं मौजूद था उनकी तकरीर मैंने सुनी है कि उसमें बहुत सारा फन भी था, लड़ाई भी थी, जो स्टाइल है आबिद शेर अली साहब का अपने स्टाइल में, और उनमें डाटा भी बहुत सारा जो था इमरान खान साहब की हुकूमत पे या उनके रोल पे, वो पीटीए पे वो खासा मतलब है उन्होंने गुफ्तगू की। जो मेन चीजें थी वो बाकी तो छोड़ देते हैं, उनकी जरका साहबा से भी चिट चैट हुई ज्यादा, कहीं पे फन भी था, कहीं पे थोड़ी सी मेरा ख्याल है ज्यादा भी गुफ्तगू हो गई जो सेनेट में या कौमी असेंबली में हो जाते। यूजुअली तौर पर सेनेट एक बड़ा एक डिसेंट फोरम समझा जाता है, वहां पे वो लोग जाते हैं जो वो कहते हैं काउंसिल ऑफ द एल्डर्स वहां पे। लेकिन सम टाइम अब यूथ भी आना शुरू हो गए, सो लड़ाई फटे भी हो जाते हैं। so, डिसेंट रहा है या नहीं रहा है? डिसेंट को खुदा ना खासा गाली गलोच नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिसेंसी से हल्का सा काम थोड़ा सा नीचे था, वो नीचे था। तो लेकिन कोई बहुत बड़ी बदमजगी में नहीं बदला, मतलब जितने वो अल्फाज एक दूसरे को कहे जा रहे थे ना, इधर से वो पीटीआई की खतून साहबा कह रही थी, तो उधर से आबिद शेर अली साहब कह रहे थे। अब आबिद शेर अली साहब जो ट्रेंड है वो कौमी असेंबली से हैं, ये सेनेटर का माहौल जरा डिफरेंट है। अच्छा, वो तकरीर कर रहे थे, उनको दरमियान में रोका गया, टोका गया। टोकता हुआ ना हमेशा लड़ाई होती है, वो टीवी शो पे कोई टोक दे आपको या कोई आपको पार्लियामेंट में टोक दे, लड़ाइयां वहां से शुरू होती है। जो नहीं टोकते तो लड़ाइयां नहीं होती। सो पीटीआई की कोई 1-2 खवातीन ने उन पे कोई कमेंट किए, तो उन्होंने उनको अब तकरीर छोड़ के उनके साथ सीधे हो गए। सो दैट वाज द स्टाइल जो हुआ। तो बताने वाली बात है, उन्होंने कहा कि जनाब के मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैंने बजट पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो कोई मिनिस्टर ही नहीं है।
तो नोट करे, जिसको पता हो कि हम क्या तकरीरें कर रहे हैं। ये आबिद शेर अली साहब हुकूमती पार्टी के सेनेटर खुद कह रहे हैं कि सेनेट में कोई वजीर ही नहीं था और 40-50 के करीब इनके वजीर हैं, मुशीरों को चलो छोड़ देते हैं और वजीर बनने के लिए क्या मतलब ढाए फिरते हैं। ऐसे ही जब मैं वहां से उनकी तकरीरें वगैरह लड़ाया फड्डा सुन के मैंने कहा जरा आप जाएं कौमी असम्बली को जरा देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। उधर मैं गया तो जनाब पहली 3 रोज जो हैं बता रहे हैं जो वजीरों को होते, वजीर आजम की, आपके सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, वजीर खारजा की, तो वजीर खजाना की या फिर आप वजीर दाखिला की, वो तीनों को तीनों खाली। अब न आपके उसमें कहते हैं ये कोई कौमी असम्बली में आपके वो हैं ना, कौमी असम्बली में आपके ये वजीर सुनने को तैयार हैं ना आपके सेनेट में हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हुकूमत कितनी संजीदा है, कितनी सीरियस है। और खाली कुर्सियों से वो तकरीरें कर रहे हैं। वो बेचारा एक महीना खड़ा होता है, वो अपनी 2-4 मिनट जो भी होता है वो तकरीर करता है, एक दूसरे को सुना रहे हैं। जिनको सुनाना है वो हाउस में मौजूद नहीं है, ना फाइनेंस के वजीर हैं ना आपके वजीर आजम, तो खैर आते ही नहीं है। वो साल में ये पहली दफा वो आए हैं, वो भी फिर अब चले गए, अगले साल आएंगे शायद। तो बाकी वो अच्छा वो कहते हैं जनाब कि यहाँ पे वो बैठे हुए हैं ये वजारतों के वो सेक्रेटरीज या कोई उनके अफसरान ग्रेड 18-17 के। तो भाई ग्रेड 17-18 वाला कितनी दिलचस्पी रखेगा? आपको वजीर को बैठना है, उसको गुफ्तगू सुनिए। खैर ये तो एक पुराना एक स्टाइल है जो वहां पर चल रहा है इसका, ये कि हाउस को कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सीरियस नहीं लिया जा रहा। उन्हें भी पता है कि IMF ने बजट बनाया है, जो भी बात करें आगे से जी जवाब देता है IMF ने बनाया जनाब। हाँ बिल्कुल। तो ये बताएं क्लास्टर साहब, आजकल जो है फिर से बातें शुरू हो गई हैं कि ईरान अमेरिका की तो डील करा दी है, पाकिस्तान जो है वो उसमें पेश था। कुछ अपने मुल्क के अंदर भी जो है वो देखें, यहाँ भी कुछ मफामत हो, यहाँ भी कुछ पीस आए, कोई बातचीत हो। तो लग रहा है कोई खान साहब से या PTI से कुछ हो सकता है बातचीत? आपको याद है वो कहते ना ये चीजें पाकिस्तान में दायरे में फिरती रहती है। आपको याद आ जाएगा जब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा जनाब कि मैं ईरान और सऊदी अरब की मैं सुलह कराऊंगा। उन्होंने भी कोशिश की थी जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने कहा जनाब कि अरब अजम की सुलह मैं करवाऊंगा। खान साहब ने कहा था, बड़ा मशहूर है। उस वक्त में यही कहा गया था। वही जो एंकर जर्नलिस्ट जो मैं आज सुन रहा हूँ मैं कि उनको ज्यादा होते, हमें तो टॉपिक चाहिए होता है ना, हमें कोई हम सिंसियर नहीं होते, सीरियस नहीं होते ना, हमें सीरियस लिया करें। जब ये कह रहे होते ना हमारे एंकर्स टीवी पे दीगर वो जी कि वहां पे अगर आप सुलह सफाई कर रहे हैं तो अपने मुल्क में क्यों ना करें, ये पहले भी कह चुके हैं। वो कौन सा दौर था जब इमरान खान साहब जो हैं वो गए थे और ईरान के दौरे में सऊदी अरेबिया, तो उस उन्होंने भी कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है अच्छी बात है। उस वक्त भी ये कहा गया था कि जनाब आप उधर जाके कोशिशें कर रहे हैं, तो उस वक्त किसी ने टांट भी किया था पहले जहांगीर तरीन और शाह कुरैशी की तो सुलह करवा लें, अच्छा अलीम खान साहब से तो करवा लें। फिर कहा गया जनाब अपने मुल्क में तो करा रहे हैं। उस वक्त कौन कौन जेल में था? उस नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहब जेल में थे, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, उनके सिस्टर जो हैं फरियाद साहब जेल में थे, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में थे, एहसन इकबाल साहब जेल में थे, शायद नबाजी साहब जेल में थे। फिर उसके बाद ये मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो जेल में थे। ये सारे जेल में थे जब खान साहब सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में सुलह करवा रहे थे। आज वो कहते हैं जनाब कि अब शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी जो है ये ईरान के सऊदीज की या उसके अमेरिका की सुलह करवा के, वो कहते हैं अब यहाँ पे भी करें। मैं कोई दायरे की बात कर रहा हूँ, दायरे में घूमती रहती है, दायरे में घूमते रहते हैं। उस वक्त इमरान खान साहब इनको जेल में डाल के सऊदी अरेबिया और उनके ईरान की सुलह करवा रहे थे। अब जो है ये इनको इमरान खान साहब को जेल में रख के ये ईरान की और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं। तो पाकिस्तानी एक चीज की दाद तो देना, अपने घर में सुलह सफाई हो ना हो, हमारी एक दूसरे से बातचीत हो ना हो, कम से कम हम इंटरनेशनल मामलात में बड़े क्लियर हैं। बड़ा दिल हमारा बड़ा सॉफ्ट है, हम बड़े रहम दिल लोग हैं कि जंगे ना हो, बंदे ना मारे जाए, फलां ना हो। लेकिन अपने मुल्क में खान साहब का दौर आया, उन्होंने पूरी की पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया। उनका दौर लगा तो उन्होंने पूरे का पूरा खान साहब को जेल में डाल दिया। नो कमिंग टू योर पॉइंट, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इसमें सीरियस है। ये जो कहते हैं ना कि हाँ जी अभी आए बातचीत कर लें, बैठ जाएं, ये सिंपल इट्स ए ड्रैगिंग। अच्छा पॉलिटिशियन कभी भी नहीं कहेगा आपको कि मैं बातचीत नहीं करना चाहता। वो कहेगा तो सियासतदान नहीं है वो, फिर वो उस पे वो तो हमेशा कहेगा बातचीत करते हैं। आपको याद है पिछली बातचीत जो जनवरी 2005 में इनकी वो थी टूटी थी, वो किस बात पे टूटी? छोटी सी बात थी और जो कि PTI का ठीक जेन्युइन बात थी। उन लोग जनाब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, 7-8 मेंबर कमेटी थी, बड़ी पावर्ड कमेटी थी, हमारी मुलाकात करवा दें। तो शहबाज शरीफ साहब
स्पीकर साहब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो मैं सुन रहा था उनको किसी उस पे कि वो बता रहे थे कि ना बिल्कुल वजीर आजम सीरियस है, फलां सीरियस है, पता नहीं क्या क्या कहानियां, मतलब क्या क्या कहानियां सुना रहे थे, मैं उनकी सुन रहा था, बस यूं कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। और भाई आप इमरान खान से एक छोटी सी मुलाकात नहीं करवा सके थे, जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, और खान साहब ने भी जल्दी की 31 मेरा ख्याल जो ये जनवरी उनकी डेडलाइन थी उसके मुज़ाकरात की, उन्होंने पहले खत्म कर दी 27 या पता नहीं मेरा ख्याल 25 के करीब करके हम आपसे मुज़ाकरात, ये हुकूमत चाहती थी, उन्होंने देखें ये चले गए, वॉकआउट कर गए। तो भाई आप इमरान खान नहीं करा रहे थे, नहीं करा रहे थे ना, नहीं करानी थी, मतलब क्या हुआ आपको याद है उन्होंने क्या कहा था, ये जो सोहेल अफरीदी साहब बने थे वजीर आला बने, हाँ, मुझे याद, इनको शहबाज शरीफ साहब ने फोन करके मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मेरे खान साहब से मुलाकात करवाएं, वहाँ हाँ जी मुझे बात करने दे, मैं पूछ के बताऊंगा। अच्छा इस बात को मैं बुरा नहीं समझता कि स्टेक होल्डर होते हैं कि आप अपनी कैबिनेट से बात करना चाहते हैं, वजीर दाखिला से करना चाहते हैं, आपने इवन सिक्योरिटी इदारों से पूछना चाहते हैं खान साहब की मुलाकात में, फिर अनफ जहाँ तक ठीक है, ठीक है। इसी पॉइंट पे नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।